अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों बुक्स के कोर्सेज़ को और इनकी रिकमेंडेड बुक्स को डिस्कस किया था। लेक्चर 2 and 3 वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। कि लेक्चर 2 और 3 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है केमिकल काइनेटिक्स का उसको स्टडी किया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा कंसर्न टॉपिक है, जो आपकी सिलेबस कंटेंट्स में से ही है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपके सिलेबस का केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं। अब इस टॉपिक में किन किन पॉइंट्स को आपने स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन को देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको पता है बीएससी में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के अकॉर्डिंग नहीं आते। तो आपने इसको एक्सटेंसिवली इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसको लिखना है, ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो भी बेहतर रहे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। इसके बाद हम इसकी रिवर्टला एक्सप्रेशन जो है उसको लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, फिर हम इसका यूनिट निकालेंगे, फिर हम इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे और एट द एंड हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है? अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, तो हम यहाँ पे ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट किया था? ये लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर को हम शो करते हैं एन से। और ऑर्डर होता क्या है? इट इज बेसिकली द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। के कंसंट्रेशन टर्म्स की जो एक्सपोनेंट्स होती हैं, जो पार्ट्स होती हैं, जब हम उनका समीशन लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो मीन्स इसकी जो पार होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो एन है वो क्या होगा? वो जीरो होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, यहीं से हम अपने डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो है कि एक ही वो मेन जो टॉपिक है उसमें आ रही है। तो अब हम सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये पॉइंट्स मैं रेज करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ से हम डेरिवेशन करने लगे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे? हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम कहते हैं सपोज्ड हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं? ए है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? बी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? वो जीरो होती है, कम होती है। आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। तो सपोज हम कहते हैं कि जब टाइम जीरो था, जब अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करवाया, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो इसको हम शो कर लेते हैं ए से। जब टाइम जीरो है, रिएक्टेंट्स अभी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मौजूद है, उन्होंने भी रिएक्ट ही नहीं किया, तो उस वक्त प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? वो जीरो होगी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है। हम कहते हैं एट एनी टाइम टी, कि कुछ वक्त गुजरने के बाद, ये जितना रिक्वायर्ड टाइम है उसके गुजरने के बाद क्या होता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। जैसे ही रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है? वो इंक्रीज होने लगती है। तो हम कहते हैं कि सपोज्ड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में से इतनी अमाउंट मीन्स एक्स अमाउंट जो है वो कम हो गई, तो प्रोडक्ट्स की कितनी अमाउंट बनेगी? जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में से अमाउंट कम हो रही है वही प्रोडक्ट क्या होगी? वही अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी। तो हम कहते हैं ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और एक्स कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुई।
तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख ली है। अब हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ की। तो हम यहाँ पे इसको दोनों तरीकों से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ जब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ हम क्या कहते हैं, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम कहते हैं कि जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स क्या, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, तो -dA/dt हो जाएगा। अब अगर इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिखना चाहें, अगर हम B यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा, dB/dt, और D प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, X है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dx/dt। क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, वो इंक्रीज कर रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, वो डिक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे हम सेकंड वे से रेट लॉ निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि जब हम रेट लॉ को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो फिर हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के, और हर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की जो पार होती है वो उस पर मौजूद होगी। तो यहाँ पे हम पार किस में ले रहे हैं, हम ऑर्डर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम n ले लेंगे। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच बीइंग रेज्ड टू इट्स सम पार। अब हम यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वालिटी में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट लगा देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और n की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की वैल्यू हमने क्या किया, 0 लगा दी। अब आप सबको पता है, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स तो बहुत बेहतर इसको जानते हैं कि A0 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में A0 की वैल्यू लगा दें। A0 की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू K। मीन्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, K आ, यही इक्वेशन आ गई। तो अब हमने ये एक इक्वेशन डेवलप कर ली, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे रेट इक्वल है तो हम इस साइड को नहीं लिखेंगे, हम जस्ट ये चीजें ले लेते हैं। तो यहाँ पे dx/dt हम ले लेंगे, और इधर से राइट हैंड साइड क्या होगी, इज इक्वल टू K। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब dt को यहाँ से खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे dt से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, dx k dt, यही इक्वेशन आ जाएगी। या हम इसको इधर लेके जाएं तो भी हमारे पास इक्वेशन यही आती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और तीसरा हमारे पास कांस्टेंट है। एक वेरिएबल dx है, सेकंड वेरिएबल dt है, थर्ड हमारे पास k कांस्टेंट है। वेरिएबल का आपको पता होगा, वेरिएबल क्या होती है, वो चीज जो वेरी कर रही होती है, जो चेंज हो रही होती है, और कांस्टेंट क्या है, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के साथ क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है। अब डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होती है, मींस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन जो है कैंसिल आउट करती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, सेकंड हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जो इंटीग्रेशन होती है ये सिर्फ वेरिएबल्स की होती है, कांस्टेंट की नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे इसको इस फॉर्म में, ये हमारा x वेरिएबल है, इसकी इंटीग्रेशन कर दी। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और सेकंड हमारा वेरिएबल dt है तो हम dt की इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं। एक हम विद लिमिट्स यूज करते हैं और एक हम विदाउट लिमिट्स यूज करते हैं। अगर हम विद लिमिट्स यूज करते हैं तो हम इस इंटीग्रेशन सिंबल पे, जैसे x हमारा वेरिएबल है, इसकी दो स्टेट्स हैं 0 एंड x। तो 0 क्या है, ये लोअर है, x क्या है, ये अपर लिमिट है। तो 0 को हम नीचे लिखेंगे, x को हम ऊपर लिखेंगे। और इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से दूसरा हमारा वेरिएबल t है, t की भी हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं 0 एंड t। t को भी अगर हम देखें तो t की भी हमारे पास सेकंड हमारा वेरिएबल dt है, dt की भी दो ही स्टेट्स हैं 0 एंड t। तो लोअर लिमिट क्या है, 0 होगी, अपर लिमिट क्या है, t है। तो यहाँ पे हम 0 ऊपर t, और सॉल्व कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है कि विद लिमिट्स हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड है कि हम इसको विदाउट लिमिट्स भी सॉल्व करते हैं। विदाउट लिमिट्स हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम विदाउट लिमिट्स सॉल्व करते हैं तो तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अभी मैं आपको, तो यहाँ पे इसमें हम इसको विदाउट लिमिट्स ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ये इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देती है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, एज x इज इक्वल टू kt। मैंने आपको अभी बताया कि जब हम विदाउट लिमिट्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और यहाँ पे सपोज उस कांस्टेंट को मैं कैपिटल C ले रही हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा के इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि जब टाइम 0 था उस वक्त x की कंसंट्रेशन क्या थी, वो भी 0 थी। ये हमें इक्वेशन बता रही है एट टाइम 0 x कंसंट्रेशन विल बी 0। तो c की वैल्यू क्या होगी ये हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में लगा दें x की वैल्यू 0 है, k एज सच आ गया, t की वैल्यू 0 है प्लस c, तो कैपिटल C क्या है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है, इसको हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन A वी कैन राइट इट। इसको हम यूं लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख के बता देती हूँ। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन A, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा, x इज इक्वल टू kt। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है और यहाँ से हम बेसिकली k भी निकाल सकते हैं एंड t भी निकाल सकते हैं। अगर हम k निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, k को इधर रहने देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा, x बाय t। इसी तरह से हम t निकाल सकते हैं। तो t निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t को इधर रहने देंगे, तो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, x बाय k। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव होते हैं। इससे पहले हम इस इक्वेशन की बात करेंगे, बल्कि ये वाली जो इक्वेशन है इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। यहाँ तक हमारा ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आती है, सेकंड हमारी ये इक्वेशन आती है इसमें, और इसमें जो एंड रिजल्ट है वो हम k निकालते हैं और एट द एंड हम t निकालते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। तो k कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं और t जो है हाफ लाइफ वो भी हम निकाल सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली हमारा x इज इक्वल टू kt ही आता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है वो कांस्टेंट इनटू टाइम आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको मैं यहाँ पे एक ब्लॉक में लिख रही हूँ। लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन आती है, कि हमारे पास एक इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं, जो मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, अगर हम इसको वैसे देखें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास कुछ ये आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y और x जो है ये वेरिएबल होते हैं। y क्या है, ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम y एक्सिस पे लेते हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम x एक्सिस पे लेते हैं। m क्या होती है, ये स्लोप होती है, और c क्या होती है, ये इंटरसेप्ट होती है। कि अगर आप इसको देखना चाहें y एंड x क्या होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें y क्या है एंड x, these are the variables। अगर हम m की बात करें तो m क्या होगी, ये स्लोप होती है। अगर हम c की बात करें तो c क्या है, ये इंटरसेप्ट है। तो ये हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हुई है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहीं पे मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, यहाँ से हम इसको पता चला सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा कौन सा वेरिएबल है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे हमारा वेरिएबल कौन सा है, टाइम है। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, हम टाइम को लेंगे। वाई एक्सिस पे हमारा कौन सा वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे हमारी वेरिएबल जो है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लेंगे। अब ये करने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या था, टाइम जब जीरो होता है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब टाइम जीरो है तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो भी जीरो है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे टाइम भी जीरो है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो भी जीरो है। और इस स्टेट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को अगर हम देखें तो वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। टाइम इस एक्सिस पे क्या है, ये जीरो ही रहेगा। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, यहाँ पे जीरो टाइम था, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम ही रहेगी। ये हमें इक्वेशन भी बता रही है, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज, सपोज यहाँ तक हम कहते हैं कि यहाँ टाइम टी तक क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू कर गई। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ये चीज आ गई। तो ये जो है, ये चीज इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी स्लोप कहलाती है। तो ये हमारे पास इसका हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब डेरिवेशन को करने के बाद हम इसका यूनिट निकालेंगे, के का यूनिट निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम, अब यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस बोर्ड के इस पार्ट को रेज करना पड़ेगा। तो अब हम यूनिट और हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। तो हम यूनिट ऑफ के निकालना चाह रहे हैं। तो यूनिट ऑफ के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। के किसके इक्वल है, x बाय टी। बहुत ही आसान है इसका यूनिट कैलकुलेट करना। x क्या है आपको पता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को हम x से डिनोट कर रहे हैं, मीन्स ये कंसंट्रेशन टर्म है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट सबको पता है क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन के यूनिट की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब होता है। डिवाइड हम क्या करेंगे, टाइम है तो टाइम का यूनिट सबको पता है सेकंड होता है। तो हमने ये सेकंड लगा दिया। तो हमारे पास जो यूनिट है वो क्या आएगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। ये सेकंड है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स सेकंड।
तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन का के का यूनिट ड्राइव हो जाता है। तो इसमें यूनिट ऑफ के अगर आपको ड्राइव करना है तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हाफ लाइफ को हम कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हाफ लाइफ क्या होता है कि ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाती है। हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डिकेड और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे हम ये सेकंड फार्मूला ले लेंगे। तो सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, जस्ट हम टाइम को इधर ले जाएंगे और x ओवर क्या चीज आ जाएगी, k आ जाएगा। वही फार्मूला हमने रिवर्स कर दिया। तो अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे x क्या है वो हाफ रह जाए, x क्या है a/2 रह जाए। मतलब हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाती है। अब जो हमने इक्वेशन यूज की थी, हमने कहा था ये a प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एट टाइम 0 पे a मैक्सिमम था, ये 0 थी। टाइम t पे ये a माइनस एक्स हो गई और ये x हो गया। अब अगर हम हाफ लाइफ, हम कहते हैं कि t क्या है, हाफ लाइफ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगी a/2। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बाकी किस में कन्वर्ट हो गया, a माइनस a/2 यहाँ पे कर लेंगे, a माइनस a/2 बाकी किस में कन्वर्ट हो गए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वैल्यू लगा देंगे a/2 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी 0.5 जो है वो ऑटोमेटिकली इसका जो हाफ लाइफ है वो क्या होगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आती हैं। एग्जांपल्स पे हम ले लेते हैं फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन करवाते हैं, गोल्ड सरफेस और उससे हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है इसको भी हम जीरो ऑर्डर में ही लेते हैं। और जितनी भी रिएक्शंस एंजाइम कैटलाइज्ड हैं वो क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। तो यहाँ तक हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे।